फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन उन एग्ज़ाम से पहले आपको असाइनमेंट्स भी सबमिट करने हैं, ये सबको पता है ना। तो इसी के बारे में इग्नू ने नई गाइडलाइंस जो हैं वो आ चुकी हैं, पब्लिश कर दी हैं। तो उसी के बारे में इसमें डिटेल में बात करेंगे हम। तो जो आप दिसंबर एग्ज़ाम के लिए असाइनमेंट को कैसे बनाना है, ठीक है, कैसे बनाना है उनको, और असाइनमेंट लिखते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आंसर आप कैसे लिखोगे और उसको कैसे प्रेजेंट करोगे, आंसर लिखते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि जब आप असाइनमेंट को लिखोगे तो आपको क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है, कौन सी गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका असाइनमेंट रिजेक्ट ना हो और आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिले। तो ये पूरा हमारा आज इसी वीडियो का सब्जेक्ट होने वाला है। तो इसी बारे में हम डिटेल में बात करेंगे पूरा, ठीक है। और इस गाइडलाइन में कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं जो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी आपको। तो वीडियो को पूरा देख लेना, स्किप करके नहीं देखना। कोई भी पॉइंट छूट जाएगा तो फिर तुम लोग कमेंट बॉक्स में पूछोगे, तुम भी परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देख लेना और ध्यान से देखना, गॉट इट। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले दिसंबर 2024 एग्ज़ाम के लिए इन्होंने असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है, जाके चेक कर लेना। और असाइनमेंट सितंबर में सबमिट होने वाले हैं, ठीक है। ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो असाइनमेंट सबमिट करेंगे सितंबर में। कौन करेंगे? जो जनवरी सेशन के बच्चे हैं, ठीक है। जनवरी 2024 सेशन के जो बच्चे हैं ना, उनको सितंबर में सबमिट करने हैं। अब बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं कि जो बच्चे जुलाई सेशन में एडमिशन ले रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं कि मैम हम सितंबर में कैसे करेंगे। अरे भाई, तुम्हें नहीं करना है, तुम्हारा नंबर आएगा मार्च में। अभी ये जनवरी सेशन वाले बच्चों के लिए बात हो रही है, तो उनको सितंबर में सबमिट करने हैं, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक होगा। अब जुलाई सेशन वाले टेंशन मत लेना, ये आपके लिए नहीं है। आपको मार्च में सबमिट करने हैं, आपको अभी नहीं करने हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके सामने आपको दिख रहा होगा, ये पूरा नोटिफिकेशन है 3 पेजेस का। मैं एक एक पेज आपको डिटेल में करके बता देती हूँ, पढ़ के बता देती हूँ। इसमें लिखा है कि डियर लर्नर, यू हैव टू कंप्लीट 1 ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट फॉर ईच कोर्स। आपके हर कोर्स के लिए आपको अलग से असाइनमेंट बनाना है, ठीक है। और आपको अपने हैंड रिटन में बनाने हैं। ऑल द TMA क्वेश्चंस इन योर ओन हैंड वर्ड्स, मतलब अपने हाथों से लिखा हुआ असाइनमेंट होना चाहिए। योर आंसर्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, जितने भी वर्ड्स का पूछा गया है उतना ही लिखना, उससे ना ज़्यादा लिखना ना कम लिखना। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है अच्छे मार्क्स पाने का, कि जितनी वर्ड लिमिट आपको बताई गई है उसी के अंडर लिखना, ठीक है। ज़्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हो बट कम नहीं करना, गॉट इट। रिमेंबर, राइटिंग आंसर्स टू द असाइनमेंट क्वेश्चन विल इम्प्रूव एंड शार्पन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो, जब तुम लोग अपनी बुक्स पढ़ोगे, जो तुम्हें बुक्स दी गई हैं, है ना, उस बुक्स में से जब आप क्वेश्चंस का आंसर ढूंढोगे तो वो आपकी एक तो जो क्या इम्प्रूव करेगा, आपका शार्पन योर अंडरस्टैंडिंग को शार्पन करेगा, और जो कॉन्सेप्ट है वो आपका और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन जब आप अपने आप से बनाओगे ना, उसको पढ़ोगे, समझोगे, फिर जब आप यू विल डाइव इन द बुक्स टू टेक आउट द आंसर्स, तो वो चीज़ आपको इम्प्रूव करेगी, आपको शार्पन होने में। और जो कॉन्सेप्ट, जो आंसर का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो आपकी अच्छी बन जाएगी। तो ये इसमें दिया गया है, मतलब ये हुआ कि ये रीज़न होता है असाइनमेंट्स बनाने का। कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि बस पासिंग मार्क्स मिल जाए, यूँ ही बना के दे देते हैं। ऐसा नहीं होता है। असाइनमेंट्स बनाने का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, वो यही होता है कि आपकी आधी तैयारी हो चुकी होती है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। इस पेज पर शायद ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है, आप लोगों को ध्यान से शायद दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देती हूँ कि दिस इज़ फॉर जनवरी सेशन, ठीक है, 2024 के लिए है ये सेशन, ठीक है। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा और प्रोग्राम, ठीक है। ड्यूरिंग आपको ये सबमिट करने हैं सितंबर, ठीक है, सितंबर में ये सबमिट करने हैं सारे के सारे। ओके, प्लेस ऑफ सबमिशन देख लेते हैं। एट योर स्टडी सेंटर,
अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज डू नॉट सेंड द असाइनमेंट्स टू एनी अदर प्लेस, टू नो योर स्टडी सेंटर प्लीज़ विजिट दिस। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है कि जब आप अपने स्टडी सेंटर जो आपने, अगर आपको अपने असाइनमेंट्स अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करने हैं तो वहीं पे सबमिट करना, ठीक है, किसी और स्टडी सेंटर पे मत चले जाना। मेरे कॉलेज में क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो जिनका जो स्टडी सेंटर पहले कभी हुआ करता था वो अब बंद हो गया है, तो उनको पता नहीं रहता कि अब कहाँ पर सबमिट करें, ठीक है। तो इधर उधर मत चले जाना। अगर आपको अपना स्टडी सेंटर नहीं पता है तो इस वेबसाइट पे जाना, ठीक है, स्टूडेंट्स और रजिस्ट्रेशन स्टेटस, और ये वाला यहाँ पे जाके चेक कर लेना। गॉट इट? चलो, प्लीज़ ऑब्टेन अ रिसिप्ट ऑफ स्टडी सेंटर फॉर द असाइनमेंट सबमिटेड। हाँ, मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, मैंने इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बनाई हुई है, वो जाके देख लेना। तो उसमें ये सारे वही टॉपिक हैं जो मैं ऑलरेडी अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। सिर्फ उन्हीं वीडियो में जो मैं असाइनमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ ना, उनमें सब में मैंने ये सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, तो एक बार वो वीडियो जाके देख लेना। इसमें ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट करोगे ना, तो वहाँ जाओगे, स्टडी सेंटर पे जाओगे, तो असाइनमेंट सबमिटेड एंड रिटेन इट, तो वहाँ पे ना आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, वहाँ से एक रिसीट ले लेना। रिसीट क्या होती है? बेसिकली एक कॉपी होती है, एक रिसीट मिलेगी आपको जिसपे वो एक पेपर होता है, बेसिकली उस पर सारे आपके असाइनमेंट्स के नेम लिखे होंगे जो जो आप सबमिट करने वाले हो, ठीक है। उस पर वो जो जहाँ पे आप सबमिट करोगे वहाँ पे जो आपके असाइनमेंट रिसीव कर रहे हैं वो स्टैंप लगा के देंगे और साइन करके देंगे, ठीक है। ये एक प्रूफ हो जाएगा कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए। ऑल्सो कीप अ फोटोकॉपी, जीरोक्स कॉपी ऑफ द असाइनमेंट्स विद यू। हाँ, इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार क्या होता है कि असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं लग पाते हैं या असाइनमेंट्स मिसप्लेस हो जाता है, तो उस केस में आपको अपने असाइनमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करके रखना, उनकी ज़ीरोक्स रख लेना या PDF बना के अपने फ़ोन में सेव कर लेना, ठीक है। क्योंकि कई बार अगर जब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जब मार्क्स नहीं लग पाते हैं या किसी भी रीज़न से आपका असाइनमेंट मिसप्लेस हो गया, तब ये चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। इसको ध्यान से रखना। ओके, दूसरा देख लें कि इंस्ट्रक्शन, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस आर टू बी केयरफुली फॉलोड बिफोर, मतलब वही है कि सब कुछ भरने से पहले ध्यान से पढ़ो इसको। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एनरोलमेंट नंबर, तो आपको जब आप असाइनमेंट्स लिखोगे ना, तो उससे पहले असाइनमेंट जब आप लिखते हो तो सबसे पहले आपको एक फ्रंट पेज लगाना होता है, सबको पता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आप मेरी वो जो वीडियोज़ हैं हाउ टू मेक असाइनमेंट्स, इस नाम से मेरे कई वीडियो मैंने बनाई हुई है, वहाँ पे जाके देख लेना, पूरा डिटेल में मिलेगा आपको। तो ये उसी के बारे में लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट पेज होगा उस पर आपने क्या क्या लिखना है। उसमें आपको लिखना है अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना नेम, एड्रेस, सिग्नेचर, डेट, ठीक है। फिर आता है आपका प्रोग्राम कोड लिखना है आपने, यहाँ पे प्रोग्राम कोड लिखना है, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, ये सब क्या होता है ये मैंने पूरा डिटेल में उन वीडियोज़ में बताया हुआ है, जाके देख लेना, मैं लिंक भी दे दूँगी आपको। अच्छा, असाइनमेंट कोड लिखना पड़ेगा आपको, स्टडी सेंटर कोड, ये सारे उस फ्रंट पेज पर लिखना है, ठीक है। ऑल ट्यूटर मार्क्स असाइन टू बी सबमिटेड एट द स्टडी सेंटर असाइन टू यू, जो आपको स्टडी सेंटर इग्नू ने असाइन किया है वहीं पर आपको जाके अपना असाइनमेंट जो है वो सबमिट करने हैं। ओके, और दूसरा है रीड द असाइनमेंट्स केयरफुली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये है कि अपने असाइनमेंट्स लिखने से पहले जो है उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। वी एक्सपेक्ट यू आंसर ईच क्वेश्चन, गाइडलाइंस मेंशन, कि आपके यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट करती है आपसे कि जो भी आप क्वेश्चंस के आंसर लिखोगे वो एज़ पर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होंगे। यू विल फाइंड इट यूजफुल टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड, कि आपने असाइनमेंट लिखते समय कौन कौन सी चीज़ों को दिमाग में रखना है। सबसे पहला है प्लानिंग। अब जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना उसको ध्यान से पढ़ो, पूरा पढ़ो, और जितने भी यूनिट्स हैं किस यूनिट में से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको थोड़ा केयरफुली देखो। मेक सम पॉइंट्स रिगार्डिंग ईच क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन का आंसर आप आंसर बना रहे हो उसके कुछ पॉइंट्स बना के लिखो, ठीक है। देन रीअरेंज दिस, मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आप बनाने वाले हो ना उसको पहले तो अच्छे से पढ़ो, उसके कुछ पॉइंट्स बनाओ उसके आंसर के, उसको फिर दोबारा से रीअरेंज करके उसको लॉजिकली उसको अरेंज करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉइंट कहीं भी लिख दिया, तो सीरीज़ वाइज आपने किसी हर क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि आपने उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है अपने आंसर को। बी अ लिटिल मोर सिलेक्टिव एंड एनालिटिकल बिफोर ड्राइंग अप अ रफ आउटलाइन ऑफ द आंसर। देखो, इसका मतलब ये है कि अपना आंसर जो है वो असाइनमेंट पर लिखने से पहले उसको रफली एक थोड़ा सा आप अपने किसी रफ पेज पे या किसी एक्स्ट्रा पेज पे कहीं भी बना के आप एक बार लिख लो, चेक कर लो। उसके बाद उसको आप लॉजिकली जो है आपका कंटेंट होना चाहिए, हैज़ क्लियर कनेक्शन बिटवीन सेंटेंस एंड पैराग्राफ। जो भी आप लिख रहे हो उनका जो आंसर आप दे रहे हो उसका क्वेश्चन से जो है वो कनेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि
कुछ भी लिख दिया, क्योंकि बच्चे कुछ, बहुत तो नहीं, मैं ये बोलूँगी कि कुछ असाइनमेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि क्वेश्चन कुछ होता है, आंसर्स कुछ लिख दिया बस इसलिए कि वो बच्चों को लगता है कि शायद टीचर पढ़ेंगे नहीं, लेकिन बस यहीं पर वो गड़बड़ कर जाते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना। ओके, सी देख लेते हैं। करेक्टली गिविंग एडिकेट कंसिडरेशन टू योर एक्सप्रेशन, स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चन लिखोगे ना, तो क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर लिखोगे, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एटिकेट कंसीडर मतलब जो क्वेश्चन लिखा गया है उससे रिलेटेड आपके आंसर्स होने चाहिए। ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि अब फाइनली आप अपने जो आंसर्स हैं वो असाइनमेंट पर लिखने वाले हो, तो उनको प्रेजेंट कैसे करना है। देखो, ये सीधा सीधा बता रहा है कि वंस यू सेटिस्फाइड विद योर आंसर्स, जब आपने अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ लिए हैं, ठीक है, आप उनसे सेटिस्फाई हो कि यस मैं मेरे क्वेश्चन का ये आंसर है और अब मैं अपने असाइनमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो यू कैन राइट डाउन द फाइनल वर्जन ऑफ सबमिशन, राइटिंग ईच आंसर नीटली एंड, ये देखो नीटली लिखना है, नीट एंड क्लीन, एंड अंडरलाइंग द पॉइंट्स यू विश टू एम्फेसाइज। मतलब कहने का ये कि मान लो आप कोई ऐसा आंसर लिख रहे हो जिसमें कुछ पॉइंट्स आप बताना चाह रहे हो और उन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहे हो कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। मेक श्योर द आंसर इज़ विद इन द स्टिपुलेटेड वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, ना कम लिखना है ना ज़्यादा लिखना है। गॉट इट। यूज़ A4 साइज रूल्ड पेपर। देखो यहाँ पे अब लिखा हुआ है, अब बार बार कमेंट बॉक्स में मत पूछना कि कौन से पेपर यूज़ करने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है A4 साइज रूल्ड पेपर। गॉट इट। फॉर योर रिस्पॉन्स एंड टाई ऑल द पेजेस केयरफुली। रूल्ड पेपर पर A4 साइज शीट लेनी है और उनको अच्छे से लिख कर उनको टाई कर देना है। अब कमेंट बॉक्स में ये मत पूछना है कि मैम क्या हम प्लेन पेपर पे लिख सकते हैं या दोनों तरफ लाइनें होनी चाहिए या एक तरफ लाइनें होनी चाहिए। देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुद बता रही है, आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है कि किस तरह के आपने पेपर यूज़ करने हैं। अलाउ अ 4 सेंटीमीटर मार्जिन ऑन द लेफ्ट एंड लीव सम स्पेस बिटवीन ईच आंसर। इसका मतलब ये है कि जब आप आंसर लिखोगे ना, तो जो लेफ़्ट साइड है, जब आप राइटिंग स्टार्ट करते हो तो उस साइड से 4 सेंटीमीटर का आपको मार्जिन छोड़ना है। लीव सम स्पेस बिटवीन ईच आंसर, इसका मतलब ये होगा कि जब आपका एक आंसर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कुछ थोड़ा सा स्पेस छोड़कर दूसरा आंसर आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है, ये वाला, क्योंकि बहुत से बच्चे ये वाली गड़बड़ करते हैं। इसमें बता रही है यूनिवर्सिटी कि राइट द रेस्पॉन्स इन योर ओन हैंड रिटन होना चाहिए। डो नॉट प्रिंट आउट, मतलब जो जीरोक्स बच्चे बनवा लेते हैं, किसी और की कॉपी ली, उसकी जीरोक्स कॉपी ली और सबमिट कर देते हैं, ऐसे बहुत आते हैं मेरे पास, तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं बच्चे उसमें। ठीक है। डो नॉट कॉपी योर आंसर फ्रॉम द यूनिट। देखो, इसका मतलब ये है कि जो आपको बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी ना, तो उसमें से उन जो भी यूनिट में से आप आंसर लेना चाह रहे हो तो वहाँ से उठाकर सीधे कॉपी मत कर लेना। यू विल गेट 0 मार्क्स ऑन द रेस्पेक्टिव क्वेश्चन। देखो सीधा सीधा दिखाया हुआ है कि अगर आप अपनी बुक्स को उठाओगे, वहाँ से जीरोक्स करके आप सोचते हो कि असाइनमेंट बन गया और उसकी फ़ोटो कॉपी करा के आप सबमिट कर दोगे, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, ये मेरा फेवरेट कह सकते हो, फेवरेट तो नहीं, लेकिन ये तो बहुत ही होता है मेरे साथ नहीं, मतलब मुझे ऐसे असाइनमेंट्स आते हैं मेरे पास कि डो नॉट कॉपी फ्रॉम द रिस्पॉन्स शीट्स ऑफ अदर स्टूडेंट। बच्चे क्या करते हैं कि कुछ, जैसे मान लो एक बच्चे ने असाइनमेंट बनाया तो बाकी सारे उसके यूं के यूं सेम डिट्टो उसकी कॉपी कर देंगे और बना के सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे मत करना, अपना खुद का बनाना। ठीक है। और अगर इस तरह की चीज़ें पकड़ी जाती हैं, नोटिस में आती हैं ना, तो उस पर बहुत बड़ा नोट लिखा जाता है कि यू हैव कॉपीड योर असाइनमेंट, और आपके मार्क्स कट जाते हैं उस चक्कर में। फिर है आपका 7th पॉइंट कि राइट ईच असाइनमेंट सेपरेटली। मतलब आपको हर असाइनमेंट जो है ना वो अलग से बनाना है। अलग से बनाने का मतलब ये है कि मान लो आप BHIC 131 का बना रहे हैं, फिर 132, 1334, तो इन सब के अलग अलग बनेंगे। गॉट इट। अच्छा, ऑल द असाइनमेंट शुड नॉट बी रिटन इन कंटिन्यूटी फॉर ईच कोर्स, यूज सेपरेट शीट्स। मतलब तो ये तो आपको समझ ही आ गया ना कि हर असाइनमेंट के लिए अलग पेपर यूज़ करने हैं, अलग शीट्स यूज़ करनी है। ठीक है। कंटिन्यूटी में नहीं लिखना है कि आपने मान लो एक EHI 1 का एक असाइनमेंट कंप्लीट किया, फिर पेज अगर बच गए तो उसी में आपने EHI 2 का स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना है, अलग अलग पेपर यूज़ करना है। इतना तो सब बच्चों को पता है, तो कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। राइट द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर विद ईच आंसर। हाँ ठीक है, हर क्वेश्चन के सामने उसका नंबर ज़रूर डालना है।
कई बार बच्चे कर देते हैं ऐसी गड़बड़ कि क्वेश्चन लिख देते हैं लेकिन हमें समझ ही नहीं आता तो आंसर कौन सा लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर जरूर डालना ताकि जब चेक करते हैं तो पता रहे कि आंसर कौन सा लिखा है। आफ्टर सबमिटिंग द असाइनमेंट द स्टडी सेंटर गेट द एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर। हाँ, ये वही है, आपको रिसीविंग लेनी है वहाँ से असाइनमेंट सबमिट करने के बाद। In case you have requested to a change of study center, you should submit your tutor marked assignment only to the original study center until the change of study center is notified by the university। ये काफ़ी बच्चों की क्वेरी आती है कि अगर मान लो एडमिशन हो गया और एडमिशन होने के बाद वो लोग अपना स्टडी सेंटर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो कब होता है? तो वो तभी होता है जब आप उसके लिए आपको करना क्या है कि यू शुड सबमिट योर असाइनमेंट्स ओनली टू द ओरिजिनल स्टडी सेंटर, कि जो स्टडी सेंटर आपको मिला है ना, आपको वहीं पर अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं अंटिल द चेंज ऑफ स्टडी सेंटर इज़ नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी, जब तक यूनिवर्सिटी आपको स्टडी सेंटर को चेंज नहीं कर देती। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो रिसेंटली जो आपका स्टडी सेंटर है ना, वहीं पर सबमिट करने हैं अपने असाइनमेंट, और उसके बाद आप जो यूनिवर्सिटी आपको चेंज करके देगी स्टडी सेंटर, वो फिर आपका कंसिडर किया जाएगा। आफ्टर द टाइटल पेज प्लीज़ इंसर्ट अ कॉपी ऑफ असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उसके बाद आपको ये जब सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है ना, तो फर्स्ट पेज लगेगा, उसके बाद ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर लगेगा। प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग बिफोर सबमिटिंग योर असाइनमेंट। थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। योर एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस हैव बीन रिटन करेक्टली। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर जो है वो अपना ध्यान से लिखना, एक भी डिजिट छोड़ दोगे तो चाहे तुम कितना ही अच्छा पेपर लिख के आ रहे हो, तुम्हारे मार्क्स अपडेट नहीं होंगे, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर ही अगर तुम लोग गलत लिखोगे तो कहाँ से होगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। द टाइटल ऑफ द कोर्स, असाइनमेंट नंबर हैज़ बीन रिटन क्लियरली, इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें पढ़ लेना आप लोग, मैं इसका लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो यूनिवर्सिटी की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आए हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग ही अपने असाइनमेंट्स बनाना। ठीक है, अगर फिर भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रहती हैं या समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि असाइनमेंट्स कैरी 30% मार्क्स। जो असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं ना, उनका 30% ही वेटेज लिया जाता है। मान लो आपको 70 मार्क्स आए हैं किसी असाइनमेंट में, तो वो 70 जो है वो कंसिडर नहीं होंगे, उसका आपको 30% मार्क्स ही कंसिडर किया जाएगा। गॉट इट। तो असाइनमेंट्स के 30% मार्क्स होते हैं और बाकी जो आपके थ्योरी होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका टोटल एग्रीगेट में जो मार्क्स आते हैं वो फिर आपको जो आपका ग्रेड कार्ड आता है उसमें ऐड होके आते हैं। देर इज़ नो स्कोप फॉर रिवैल्यूएशन रीचेकिंग ऑफ असाइनमेंट्स। हाँ, इसका ध्यान रखना कि जो थ्योरी होती है ना, सिर्फ उसी का रीचेकिंग होता है, रिवैल्यूएशन होता है। असाइनमेंट्स के लिए कोई रीचेकिंग, कोई रिवैल्यूएशन नहीं होता। वंस सबमिटेड एंड इवैल्यूएटेड असाइनमेंट मार्क्स रिमेन वैलिड फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोग्राम। कि जो आपने एक बार असाइनमेंट सबमिट कर दिए ना, जो मार्क्स मिल गए, वो मार्क्स आपके तब तक वैलिड रहेंगे जब तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हों तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, बाय।